आज हम पढ़ेंगे बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी बायोडायवर्सिटी मीन्स होती है विभिन्नताएं, कि डायवर्सिटी मीन्स ही होती है मतलब अलग अलग विभिन्नताएं। तो पूरे विश्व में या फिर बोलना चाहिए एक बूंद पानी के एक बूंद से लेके ओशियन तक सभी में एक विविधता पाई जाती है। एक ड्रॉप में ही कई जम्स पाए जाएंगे, एक पानी के बूंद में ही। वैसे ही देखते हैं किस प्रकार से हमारे पूरे विश्व में और पूरे पृथ्वी में, जहाँ हमारा जैवमंडल है, स्थल मंडल है और हमारा जल मंडल है, और ये जो है पूरा पर्यावरण है, सभी समाहित किसके अंतर्गत आते हैं? बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। ये सभी बायोडायवर्सिटी को अलग अलग हम क्लासिफाई करके देख सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक हो गई, स्पीसीज हो गई, इकोलॉजिकल हो गई। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले तो बायोडायवर्सिटी का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स होता है बायोडायवर्सिटी हम किसे कहेंगे। बायोडायवर्सिटी का मीन्स होता है, अगर पृथ्वी में अगर देखा जाए तो इसका एक स्पेसिफिक टोपोलॉजी होता है। टोपोलॉजी मीन्स पार्ट, पहाड़, मैदान, जैसे कि आपका प्लेटो हो गए या फिर रिवर्स बेसिन्स हो गए, ड्रेनेज सिस्टम हो गए, जितने भी हिली रीजन्स हो गए या फिर ग्राउंड लेवल हो गए, या फिर जितने उसके खाइयाँ हो गई, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? ये एक टोपोलॉजी के अंतर्गत आएंगे। जियोग्राफिकल में क्लाइमेटोलॉजी हो गए, वेदर हो गए, और हमारे जो लेयर हो गए, ऑटोस्मोस्फेरिक लेयर हो गए, उसमें भी हम टोपोलॉजी को डिफाइन कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा टोपोलॉजी डिफाइन होता है, कहाँ पहाड़ होंगे, कहाँ पर्वत होंगे, कहाँ नदी बेसिन्स बहेगी, और जो भी हैं पर्वतों का रेंज, जैसे कि हिमालय हो गई इंडिया में, अलास्का हो गई, एटलस हो गई, और वहीं अनेक फिर पर्वत श्रेणियां हैं जो कि हमारे टोपोलॉजी को बनाते हैं। अगर अर्थ में देखें, ग्लोबल में, ग्लोब्स में, तो इसमें सबसे ऊपर पार्ट्स में पोल रीजन्स है, जहाँ की दोनों साइड पोल हैं। पोल मीन्स जहाँ सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट तो नहीं पड़ सकती, एक क्षैतिज वे पे पड़ेगी, वहाँ पोलर रीजन्स होने के कारण आइसलैंड होती है, तो वहाँ एकदम मॉइस्ट होगा, जिसे पोल रीजन कहते हैं। सबसे कूलेस्ट प्लेस्ड होगा, सबसे ठंडा जगह होती है, जहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत कम मात्रा में पाई जाएगी, क्योंकि वहाँ ना तो सही मात्रा में टेम्परेचर है और ना ही रेनफॉल है। दोनों ना होने के कारण ही वहाँ की जो मॉइस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, और सभी ठंडे ठंडे होने के कारण यहाँ जैव विविधता भी बहुत ही कम पाई जाएगी। जैसे ही वैसे नीचे हम आएंगे तो यहाँ कुछ मात्रा में अधिक, इसके तुलना में पोलर रीजन्स के कंपेयर यहाँ कुछ ज़्यादा ही क्या पाए जाएंगे? बायोडाइवर्सिटीज पाए जाएंगे। वैसे और नीचे आएंगे हम ट्रॉपिकल रीजन्स में, जैसे कि इक्वेटर के 23 डिग्री बोलना चाहिए, जहाँ से कैंसर गुजरती है, अपनी कैंसर लाइन कर्क रेखा गुजरती है, और नीचे जो 23 डिग्री से वहाँ कैप्रिकॉर्न गुजरती है। ठीक है, ये दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो इसे ट्रॉपिकल लेयर बोलते हैं। इस ट्रॉपिकल लेयर, जहाँ उष्ण कटिबंधीय बोलना चाहिए, यहाँ सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी, क्योंकि इसी रीजन इक्वेटर के आसपास ही ऊपर 10 और नीचे 10, जैसे मैंने बताया था, ऊपर 10 डिग्री, नीचे 10 डिग्री में सबसे अधिक वर्षा भी होगी, और सबसे अधिक आपका रेनफॉल लाइट भी आएगी, सन का रे, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट जो है सनरेज पड़ती हैं, तो यहाँ अधिक मात्रा में तापमान होगी, अधिक मात्रा में वर्षा होगी, इसलिए यहाँ का क्लाइमेटोलॉजी भी वैसे ही होगा जो कि जीवों के लिए अनुकूल होगा। इसीलिए इसी रीजन्स में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, और उसी प्रकार अगर नीचे आएंगे कैप्रिकॉर्न के, तो यहाँ भी कूलेस्ट रीजन्स होगी, और साउथ पोल में भी आइस वाले रीजन्स होंगे। ठीक है, इन सभी टॉपिकों को स्टडी किया गया, और देखा जाए तो जियोग्राफी, टोपोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, जैसे मैंने बताया, वेदर, इन सब का अध्ययन कौन किया था? इसका डिस्कवर किए थे W.C. रोजेन। W.C. रोजेन मीन्स वॉल्टर सी रोजेन, जी रोजेन बोलते हैं इसको, वॉल्टर जी रोजेन है। ठीक है, ये इनका स्टडी चल रहा था 1985 को, जो कि प्रकाशित हुआ इनके एक जर्नल्स में 1986 को। वहीं से ही बायोडाइवर्सिटी का एक कॉन्सेप्ट लाया गया और इसे आगे बढ़ाया गया। अगर हम फ्लावर में देखें, फ्लावर में किस प्रकार से बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, तो अनेक प्रकार के फ्लावर हैं, आप फिगर्स पे देख सकते हैं। इनमें कई फ्लावर समुद्री फ्लावर हैं, और बोल सकते हैं इसको स्थलीय फ्लावर हैं,
और अनेक प्रकार के फ्लावर। इस प्रकार से बायोडाइवर्सिटी डिफाइन होती है कि इस जैसे गुलाब में ही आप देख सकते हैं गुलाब की इतने प्रजाति हैं, सभी में अलग अलग डिफरेंसेस है। आप देख सकते हैं जेनेटिक हो गई, स्पेसिफिक हो गई या फिर इकोलॉजिकल। हिमालय वाले गुलाब आपके छत्तीसगढ़ में उस प्रकार से विकसित नहीं हो सकते और छत्तीसगढ़ वाले गुजरात में। सभी का एक क्लाइमेट रीजन्स होते हैं और एक वेदर होती है, उसी के अकॉर्डिंग ये फ्लावर फ्लोरिंग करेंगे। स्पेसिस भी देख सकते हैं, अलग स्पेसिस होते हैं। जाति के अंतर्गत गुलाब की कई जातियों में कांटे बहुत छोटे होते हैं, कई में बहुत बड़े बड़े कांटे होते हैं। इकोलॉजिकल्स भी देख सकते हैं फ्लावर में। एनिमल की बात करें, एनिमल में सबसे पहले आप गाय देख सकते हैं। अगर काऊ में बात करें तो इसमें भी बहुत से डिफरेंसेस आते हैं। और उसी प्रकार से ह्यूमंस में भी देख सकते हैं, आपको मंगोलाइड ह्यूमंस अलग दिखेंगे। होने को सभी एक ही जीन पूल के हैं, एक ही स्पेसीज हैं या फिर इकोलॉजिकल अलग अलग है, तो इसी कारण ह्यूमंस में भी आप डिफरेंसेस देख सकते हैं। इस प्रकार से ग्लोबल रीजन्स में आप देख लिए किस प्रकार से हमारा क्लाइमेट चेंज होगा तो हमारा क्या उसमें प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर में। ठीक है, साउथ अफ्रीका में या फिर हो गया इंडिया। ठीक, साउथ अफ्रीका, इंडिया, इधर आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, इधर अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया या फिर नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गए, रसिया हो गई, चाइना हो गए। सभी में आप इंसानों में भी देख सकते हैं किस प्रकार से विभिन्नता पाई जाती है। यही जो है बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत आती है। इनमें आप फेस भी देख सकते हैं, सभी के फेस अलग अलग हैं। ठीक है, अब हम एक प्रकार से एक छोटा सा क्लासिफिकेशन फॉर्म देख लेते हैं किस प्रकार से बायोडाइवर्सिटी को क्लासिफाइड किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं जेनेटिक, उसके बाद देखेंगे स्पेसिफिक, फिर देखेंगे इकोलॉजी। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी डिफरेंसेस में देख लेते हैं तो क्रोमोसोम जो कि मनुष्य का या फिर किसी भी जीव का सबसे छोटा से छोटा पार्ट होता है। क्रोमोसोम मतलब कि गुणसूत्र, जीन सिस्टम होता है एक यूनिट सेल के अंदर। सबसे मनुष्य के जो ऊतक बने रहते हैं, जो बोलना चाहिए टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज के सबसे और छोटा पार्ट जो होता है हमारे बॉडी के, वो होता है आपका सेल। और सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा एक जेनेटिक पार्ट, सेंट्रॉइड रहेगा, सेंट्रॉइड के अंदर क्रोमोसोम रहते हैं। उस क्रोमोसोम मनुष्य या फिर किसी भी जीव के सभी गुणों को निर्धारित करने वाला एक पार्ट होता है। उसी के अंतर्गत डिफरेंसेस पाए जाते हैं। एक स्पेसिस के अंदर एक स्पेसिस है, एक जाति है, उसके अंतर्गत दो जीवों में अलग अलग क्रोमोसोम के कारण ही उनमें हम विभिन्नता देख सकते हैं। जैसे कि एक लेब्राडोर हो गया या फिर एक जर्मन शेफर्ड हो गया, वो दोनों ही कुत्ते ही प्रजाति के हैं, लेकिन उनके जीन अलग अलग हैं, इस कारण उनकी प्रजातियां और उनकी एक्टिविटीज अलग होंगे। ठीक है, इसमें जनरल इंट्रोडक्शन पे आप देख सकते हैं जेनेटिक गुण में भी उनमें विभिन्नताएं पाई जाएगी। किसी का आँख बड़ा होगा, किसी का आँख छोटा होगा। उसी प्रकार पौधों वेजिटेशंस की बात करें तो एक ही स्पेसिस के, जैसे कि आप देख सकते हैं अशोक का जो ट्रीज होता है वो कभी लंबा होता है और कभी चौड़ा होता है। किस रीजन से? इसके जीन में अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब अलग उसमें डाइवर्सिटी आ जाती है जीन में चेंजेस के कारण। एक म्यूटेंस होता है लाखों वर्षों के बाद, या फिर कई जीन्स बहुत जल्दी उत्प्रेरित हो जाते हैं, इस कारण उनमें एक या परिवर्तन क्रोमोसोम में देखा गया है। एनिमल्स में बात करें तो एनिमल्स में भी बहुत सी विभिन्नताएं पाई जाती है जेनेटिक्स में। काऊ में आपको बताया ही था, इस प्रकार से काऊ में भी देख सकते हैं कहीं जर्सी गाय, ये जीन में परिवर्तन करके ही लाया गया है। जर्सी गाय हो गया, गुजरात का गिर गाय हो गया, देसी गाय हो गया, ये सब काऊ में, काऊ फैमिली की या कैटल फैमिलीज में भी देख सकते हैं किस प्रकार से विभिन्नताएं पाई गई है। और अगर बात करें हम हैन की बात करें, हैन में भी आप देख सकते हैं किस किस प्रकार की मुर्गी की प्रजातियों में जीन चेंजेस के कारण ही जीन में चेंजेस लाके इस प्रकार से डेवलप किया गया है। नेक्स्ट ह्यूमन में देख लें। ह्यूमन जैसे कि मैंने बताया ही कि ऑस्ट्रेलिया की ह्यूमंस के स्ट्रक्चर्स, जीन के स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं। अगर जेनेटिक देखा जाए तो हमारे जीन्स हमारे परिवार के जीन्स में अलग अलग होते हैं। कुछ मात्रा में एक जीन उतरते जाएंगे, लेकिन एक स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं जीन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सब में ही इक्वल होते हुए भी कुछ अनसिमिलैरिटीज भी उसमें बने हुए होते हैं। यही कहलाता है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेकंड में स्पेसिस बायोडाइवर्सिटी। स्पेसिस मतलब होता है जातिगत या जातीय जैव विविधता। जातीय जैव विविधता, एक इनमें जीन जो है लगभग सिमिलर रहेंगे। जैसे मैंने बताया एक फैमिली के हैं तो उनके जीन का लेयर जो है, हाँ इस फैमिली के हैं बोल के एक जीन
का जो वंशानुगत रहेगा, हायरार्की रहेगा, वो लगभग सिमिलर रहेगा, लेकिन इनमें जातीय विविधता पाई जाएगी। जैसे एक ही जाति के होते हुए भी वो अलग अलग अपने में विभिन्नताएं उत्पन्न करेंगे। लगभग एनिमल्स में अभी 30 से 35 लाख तक की जाति विविधता वाले जीवों को देखा गया है। जाति विविधता कहने का भी तात्पर्य वही है, जैसे कि एक ह्यूमन है, एक फैमिलीज है, ठीक है, आपको भी एक फैमिली ले सकते हैं, उनमें एक जातीय विविधता पाई जाएगी, और ये अपने जाति के अंतर्गत होते हुए भी कुछ डिफरेंसेस आ जाने के कारण एक अलग अलग वे से ये अपना विकास करते जाएंगे, जो कि बहुत लंबे समय ड्यूरेशंस के बाद आते हैं। आप ये सब ट्री में ज़्यादा बेहतर देख सकते हैं। जैसे मैंगो का ट्री हो गया, मैंगो के ट्री में भी अनेक प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कलमी आम देख सकते हैं, या फिर देसी आम देख सकते हैं। अनेक प्रकार के आम की कैटेगरी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। वहीं अब बात करें किस प्रकार से स्पेसिस मतलब जातियों को बचाया जा सकता है, तो हम देखते हैं कि मेडिसिन के रूप में कई देश हो गए, चाइना हो गया अभी हाल ही में, किस प्रकार से उन्होंने समुद्री जीवों का भक्षण करते हैं, अपने वहाँ के कल्चर के हिसाब से पोषण करते हैं। क्या जापान में भी आप देख सकते हैं, जापान के लोग किस प्रकार से समुद्री जीवों का खाते हैं। लेकिन ये आइलैंड रीजन्स होने के कारण एक प्रकार से जापान के लिए उपयुक्त है, किंतु ये चाइना के लिए इस प्रकार से समुद्री जीवों का न्यूट्रिशन में यूज करना सही नहीं है। हमारे इंडिया में भी पूरे बना हुआ है, कोस्टल रीजन से तीनों ओर से घिरा हुआ है, किंतु हम ऐसा नहीं करते। इसी प्रकार अगर मेडिसिन में अमेरिका की बात करें, मेडिसिन के रूप में फंगाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, मोल्डी हो गया, इस ऑर्थोपोडा मोलास्का जीवों का मेडिकल रूप में उपयोग किया जा रहा है, और हमारे स्पेसीसियों को एक प्रकार पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। पूरी तरह से खत्म मीन्स खत्म होता है, ये रेड डेटा लिस्ट में भी शामिल है। दवाई के रूप में उपयोग करके ये अमेरिका वाले बैक्टीरिया, फंगाई, मोल्डी और आर्थ्रोपोडा मोलास्का जैसे जीवों का उपयोग करके दवाई बनाया जा रहा है। और उसी प्रकार से अगर वेजिटेशंस की बात करें तो कई वेजिटेशंस ऐसे हैं जिसकी अभी तक सही तरीके से खोज नहीं हो पाई है, लेकिन लाइकेन, कई प्रकार के लाइकेन्स होते हैं, उनका भी उपयोग करके दवाई बनाए जा रहे हैं, और उनका नामो निशान आज धरती से मिटाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ से जेनेटिक स्पेसिस हो गया। अब बात करते हैं हम इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी की। इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी की हम बात करें तो इकोसिस्टम तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंस होता है। इकोसिस्टम मतलब एक पृथ्वी हो गया, ठीक है। पृथ्वी में सन रेस आ रही है, ऑक्सीजन है, हवाओं का एक लेयर है, एक एटमॉस्फेरिक लेयर है जिसमें नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, और अनेक प्रकार की गैसों का एक समूह है, जिसके कारण मनुष्य जो है ऑक्सीजन से सांस लेता है और अपना जीवन निर्वाह करता है। वाटर का भी इसी प्रकार निर्माण हुआ है। वाटर में एक प्रोसेस होता है वाष्पोत्सर्जन की, जिन्हें बोल सकते हैं आप, उसी से ही रैन बनता है, और बादल बनेंगे, बादल से रैन होगा, क्योंकि सनरेज। ये सभी डिपेंड करता है एक क्लाइमेटोलॉजी के द्वारा और एक टोपोलॉजी के कारण। जहाँ टोपोलॉजी सही होगा, अनुकूल होगा, वहाँ अधिक बारिश होगी। जहाँ टोपोलॉजी ठीक नहीं होगा, वहाँ कम बारिश होगी। जैसे कि रेगिस्तान एरिया हो गया, पश्चिम भाग हो गया सभी देशों के, वहाँ देखा जाए कि रेगिस्तान एरिया बढ़ती जाएगी और बारिश वहाँ कम होती जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम्स मीन्स समझ तो आ ही गया। इकोसिस्टम एक ग्रास लैंड से देख सकते हैं। ग्रास लैंड में किस प्रकार से ग्रास ऊपर से शुरू होती है कहानी। सबसे पहले तो फोटोसिंथेसिस करने वाले आपका प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। कंज्यूमर नहीं बोलना चाहिए, उसे प्रोडक्ट बनाने वाले बोलना चाहिए। वो जो होता है वो अपना प्रोडक्ट बनाएगा सबसे प्राइमरी, उसके बाद प्राइमरी उसको उपभोक्ता बोलना चाहिए, वो उसको खाएगा। फिर नेक्स्ट इसी प्रकार से सर्कल चलते जाएगा, सांप खाएगा, बिच्छू खाएगा, और उसके बाद मोर। इस प्रकार से इकोसिस्टम, ग्रासलैंड का इकोसिस्टम चलता है। पॉन्ड इकोसिस्टम में भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से फिश और कैटलफिश ये सब इसमें शामिल हैं। ट्री इकोसिस्टम में भी आप देख सकते हैं, ट्री इकोसिस्टम में किस प्रकार से ट्री में इकोसिस्टम चल रहा है, ठीक है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में भी आप देख सकते हैं फॉरेस्ट में किस प्रकार से इकोसिस्टम जनरेट हो रही है। इसके बाद देख सकते हैं आप हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स होता है आवासीय। आवासीय मतलब आवासीय बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है आपका आवास में किस प्रकार से विभिन्नताएं पाई जाती है। जैसे आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका हो गया, सूडान हो गया, आपका केनिया प्रदेश हो गया, और यहाँ आपका सहारा के पार्ट्स हो गए। इधर के जो हैबिटेट होते हैं वो कुछ अलग ही होते हैं, ठीक है। हैबिटेट मीन्स होते हैं यहाँ आपका
अलग तरीके से यहाँ रहन होता है। यहाँ के रहने वाले जो जीवों का शिकार करते हैं आदिवासी एरियाज हैं। उसी प्रकार आप देखेंगे अगर ध्रुवीय प्रदेशों में इग्लू बर्फ का एक गुफा टाइप का बना के वहाँ रखते हैं, इग्लू बोलते हैं जिसे। जापान में भी आप देख सकते हैं वहाँ का रहने का तरीका अलग है। इंडिया में देख सकते हैं एशियाई रीजन्स में अलग तरीके से रहते हैं। साउथ अफ्रीका हो गए, यहाँ एक अलग तरीके से ही रहते हैं। मंगोलिया में अलग तरीके से इनका रहना है, हैबिटेट है। उसी प्रकार वहाँ के क्लाइमेटोलॉजी, वेदर और आपका रेन फोर्स के हिसाब से ही जीवों का आवासीय स्थल में भी परिवर्तन आता है। कई जगह आप देख सकते हैं कि जानवर जो है पेड़ में चढ़ के सोते हैं और कई जगह जमीन में सोते हैं। इसका रीजन सिर्फ यही है कि यहाँ बायोडाइवर्सिटी अलग अलग है। घने जंगल हो गए, ब्राज़ील के जंगल हो गए, या फिर हमारे साउथ इंडिया के जंगल कर्नाटका के हो गए। यहाँ बहुत ही अधिक वेस्टर्न घाट्स हो गए, यहाँ बहुत ही अधिक घने जंगल पाए जाते हैं। यहाँ इसलिए अलग प्रकार की आवासीय संरचना जानवरों के लिए एनिमल्स हैबिटेट अलग होती है। उसी प्रकार ह्यूमंस में भी हैबिटेट अलग अलग हो सकती है। यही होती है बायोडाइवर्सिटीज। बायोमास की बात करें तो यहाँ अलग अलग प्रकार के वही हो गए, जीव और जंतु दोनों को मिला के बायोमास बोल सकते हैं। और तीनों इकोसिस्टम्स को मिला के, सभी इकोसिस्टम मिला के एक बायोमास बनाएगी। और एक ड्रॉप से लेके, एक वाटर ड्रॉप से लेके एक ओशियन तक, जो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, एक वाटर ड्रॉप में किस प्रकार से पानी गिरती है, उसमें कई इकोसिस्टम एक समाहित होता है, कई जीव जीवाणु, बैक्टीरियाज और उसमें वायरसेस होते हैं। वहाँ से इकोसिस्टम शुरू होकर एक ओशियन जो कि सबसे बड़ा होता है, एक महासागर की बात करें तो उसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से इकोसिस्टम वो मैनेज करके रखता है। तो यहाँ हमने देख लिया बायोडाइवर्सिटी के क्लासिफाइड करके जेनेटिक, स्पेसिफिक और इकोलॉजिकल्स। इसी की सुरक्षा के लिए 1992 में रियो दी जेनेरियो में सभी ने, यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, यूएनईपी की उसकी एक संस्था है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शंस, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट रखा जिससे कि हमारे अर्थ को और बायोडाइवर्सिटी को सुरक्षित किया जा सके। तो 1992 में उन्होंने रियो दी जेनेरियो में एक मीटिंग रखा और एजेंडा 21 रखा, जिसके अंतर्गत सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, जीव जंतुओं को सुरक्षा करने के लिए एक उपाय का सजेशन दिया जिससे कि हमारा बायोडाइवर्सिटी सुरक्षित रखा जा सके। दिसंबर 2000 में एक मीटिंग और रखा गया था जिसके अंतर्गत सोचा गया कि हमारे लिए एक स्पेसिफिक डे मनाया जाए, सेलिब्रेशन किया जाएगा। और उसी बीच में मई 22 को हर साल बायोडाइवर्सिटी डेज के रूप में, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डेज के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर एक स्टार्टिंग पार्ट से एंड करते हैं, जेनेटिक, स्पेसिफिक, इकोलॉजी। इसके बाद हम देखेंगे आगे में कि इंडिया में किस प्रकार से बायोडाइवर्सिटी पाया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।